हाँ, कल हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के रिलेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस टाइप के रिलेशन कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उस सेट ए पे ए टू ए कोई रिलेशन डिफाइन है, तो उससे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 to n है। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, क्योंकि ए टू ए रिलेशन डिफाइन करना है तो वो ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का सबसेट है तो ए टू ए क्रॉस ए का इतने सारे एलिमेंट आएंगे। अब सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब ये वाली टर्म तो चाहिए आपको, ये वाली टर्म ऑलवेज चाहिए, ये वाली टर्म 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू n। तो ये कितनी टर्म हुई, टोटल n टर्म हुई। और टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर n है तो ए क्रॉस ए के अंदर n स्क्वायर, टोटल कितनी हुई n स्क्वायर। और ये जो चाहिए हमको ये होना ही चाहिए, इसके बिना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो टोटल कितने हो गए जिनको हम रिलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n। अब ये क्या हुआ, n तो हमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ही नहीं, आप उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा कितने बचे, टोटल n स्क्वायर है, उसमें से n को माइनस कर दो, ये इतने बचे। ये ऐसे है एलिमेंट्स जिसमें से आप किसी को भी 1 को लो, 2 को लो, 3 को लो, कितने भी ले सकते हो आपकी इच्छा से, नहीं भी ले सकते और सारों को भी ले सकते हो, तो इससे रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे कि आप n स्क्वायर माइनस n में से जितने एलिमेंट्स लोगे, जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उतने ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, जितने इससे सबसेट बनाए जा सकते हैं। n स्क्वायर क्या, ए टू ए डिफाइन है तो ए क्रॉस ए के जितने एलिमेंट्स बनेंगे, माइनस n क्यों, क्योंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तो चाहिए, उसके बिना रिफ्लेक्सिव नहीं बन सकता। उसके अलावा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में हमने देखा था। तो n स्क्वायर माइनस n तो चाहिए, वो रिमूव कर दिया n स्क्वायर में से, तो कितने बच गए, n स्क्वायर माइनस n। अब इसमें से अब जितने चाहो उतने एलिमेंट लेके सबसेट बनाते जाओ, जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है अपना टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे वो देखें। अब इसके अंदर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, 1, 1, 2, 2 अप टू n, ये तो मस्ट होना ही चाहिए, ये तो मस्ट होना चाहिए, ये तो मस्ट है, इतने एलिमेंट तो आपको चाहिए n। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है n स्क्वायर माइनस n। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n। और यही तो जो सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए टू ए के अंदर, ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होते हैं वही ए टू ए रिलेशन बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए, जिसके अंदर ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। आपको समझ आ गया होगा n स्क्वायर क्या है, ए टू ए रिलेशन डिफाइन है तो ए क्रॉस ए के जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो n स्क्वायर कितने होंगे, एलिमेंट्स होंगे ए टू ए के अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर। और माइनस n क्यों किया, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो 1 1 2 2 3 3 ये तो होने ही चाहिए हर रिलेशन के अंदर। जैसे देखो एक रिलेशन में ये लिखता हूँ R1 1 1 2 2 अप टू n, और इसके अंदर एक और ऐड कर दिया 1, 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिल्कुल है। जैसे 1, 2 किया है, वैसे 2, 3 और आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, 1, 2, 2, 1 आ सकता है। इनके अलावा और जितने भी आप चेंज करते जाओगे उतने ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनते जाए। तो इनके अलावा तो यही है, n स्क्वायर माइनस n ही है, और n स्क्वायर माइनस n से कितने सबसेट बन सकते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 1, उतने रिलेशन होंगे। ये तो था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास
कोई सेट ए है 1 to n जिसके अंदर एलिमेंट्स है, तो A to A टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं उसको समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इससे भी एक सिमेट्रिक रिलेशन बनता है, बिल्कुल बनता है। 1 1 2 2 3 3 इससे एक सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। बताया था आपको आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट एक तो इसमें होता है डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल्स के आप एलिमेंट्स उठाओ, इसमें से कोई भी, जैसे ओनली 1 1 उठाया तो भी सिमेट्रिक बनेगा, 1 1 2 2 उठाया तो भी सिमेट्रिक बनेगा, 2 2 3 3 उठाया तो भी सिमेट्रिक बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 है तो भी सिमेट्रिक बनेगा। मतलब ये जो n एलिमेंट्स हैं उसमें से आप कितने 0 या उससे ज़्यादा कितने एलिमेंट्स ले सकते हो, तो इससे कितने सबसेट बनाया जा सकते हैं इन n एलिमेंट से, 2n, उतने ही आपके सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। तो एक तो डायगोनल से सिमेट्रिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं और एक नॉन डायगोनल से। अब देखो नॉन डायगोनल में चीज़ें क्या बनेगी, इसमें तो मैं बोल सकता हूँ कि इससे मुझे 2n मिलेगा, ठीक है, क्योंकि n एलिमेंट है डायगोनल के। अब इसमें देखो नॉन डायगोनल के अंदर अगर मैं 1 2 काउंट करता हूँ तो 2 1 मुझे लेना ही पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर सिमेट्रिक बनाना है तो। अगर मैं 1 3 ले रहा हूँ तो मुझे 3 1 लेना ही पड़ेगा, अगर मैंने 4 1 लिया है तो 1 4 लेना ही पड़ेगा। मतलब आप ये जो डायगोनल के इधर साइड वाले है और इधर साइड वाला है, इसमें से कोई भी एक यहाँ से चूज़ करो तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, या फिर यहाँ से चूज़ करो तो ये आ जाएगा। अब आपके पास चूज़ करने के कितने तरीके हैं, ये तो था टोटल n², अब इसमें से ये n को माइनस कर दो, ये डायगोनल के हैं, बाकी बचे कितने n² माइनस n। लेकिन n² माइनस n में से आप सारे के सारे सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि n² माइनस n से ये सिलेक्ट किया तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो n² माइनस n बचे हुए आपके डायगोनल के अलावा, तो उसमें से हाफ तो इधर है और हाफ इधर है, n² माइनस n/2 इधर और n² माइनस n/2 इधर। तो n² माइनस n/2 में से कोई भी आप एक एलिमेंट या उससे ज़्यादा एलिमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। n² माइनस n/2, 2 क्यों, क्योंकि हाफ इधर है और हाफ इधर है। आप इसमें से आपने ऐसा नहीं कर सकते 2 4 सिलेक्ट कर लिया हो गया सिमेट्रिक, नहीं, 2 4 आया तो 4 2 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से तो वैसे ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास अब ऑप्शन 2 नहीं रहे, एक ही ऑप्शन हुआ। जब 2 से एक ऑप्शन बनता है तो 2 से डिवाइड हो गया, ये और ये दोनों में से कोई एक, इसमें से आप सिलेक्ट कर लो, इसको छोड़ ही दो, आप यही मान के चलो ये एलिमेंट है ही नहीं। तो कितने वो टोटल n² थे, उसमें से डायगोनल वाले n हट गए, n² माइनस n, और ये हाफ है वो हटा दिए, तो n² माइनस n/2। ये क्यों हटाए, क्योंकि ये सिलेक्ट करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स कितने हुए, तो टोटल कितने बनेंगे, 2n² माइनस n/2। ये नॉन डायगोनल से बनेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम डायगोनल, ये बने सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम डायगोनल, और ये है सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल एलिमेंट से कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2n² माइनस n/2, और डायगोनल एलिमेंट से इतने। अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे 2n इंटू 2n² माइनस n/2। अच्छा ये क्या कर दिया, यहाँ तो मैंने लिखा कि डायगोनल प्लस नॉन डायगोनल, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दिया, बिल्कुल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके एक एलिमेंट के लिए ये 2n होंगे। तो मैंने बताया था जब हम लोगों ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा, जब दोनों ही काम करने होते हैं तो हम प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो आप लोगों ने डायगोनल के एलिमेंट्स ले लिए, सारे ले लिए, और एक एलिमेंट यहाँ से लिया 1 2 और 2 1, तो उसके लिए तो आए, तो 2n किसके लिए, एक के लिए हुआ। जैसे वैसे 2n कितने के लिए, इसके लिए, दूसरे के लिए होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने 1 2 और 2 1 लिया, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। फिर आपने 1 1 लिया, सिमेट्रिक, 2 2 लिया, सिमेट्रिक,
3 3 लिया सिमेट्रिक, 4 4 लिया सिमेट्रिक, इनका कॉम्बिनेशन ले लिया 1 1 2 2 सिमेट्रिक, 1 1 3 3 सिमेट्रिक, 1 1 2 2 3 3 4 4 सिमेट्रिक। मतलब यहाँ से तो एक ही एलिमेंट उठा रहे हैं और यहाँ से कितने बार उठाओगे 2n टाइम्स। फिर यहाँ से 2 एलिमेंट उठाए फिर 2n टाइम, यहाँ से 3 फिर 2 तो 2n टाइम कितने टाइम्स तक 2n² माइनस n/2 टाइम्स तक। क्या है यहाँ से इतने टाइप के एलिमेंट आप उठा सकते हो। समझ आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 2n प्लस n² माइनस n/2। इसको लिख सकते हैं 2n² प्लस n/2। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना था 2n² माइनस n। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितना हुआ 2n² प्लस n/2। ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाते हैं इस तरह की क्वेश्चन। इसमें आपको बुक में तो नहीं गिवन है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक के थ्रू आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको अगर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव समझ आया, सिमेट्रिक समझ आया, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों मिला के टोटल कितने बनाए जा सकते हैं इस सेट ए पे। ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये प्लस है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसके पास 2n ऑप्शन है। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए इतने, तीसरे के लिए इतने। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं A, B और C, यहाँ पे भी 3 चीज़ें हैं 1 2 3। इसके लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है 3, फिर इसके लिए मेरे पास 3, फिर इसके लिए मेरे पास 3, तो टोटल कितने हो गए 3 × 3 9 हो गए ना। दोनों का प्रोडक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रोडक्ट किया और ये फाइंड किया 2n² प्लस n/2। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। कितने बनेंगे वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ reflexive and symmetric relation। अब देखिए ये क्या चीज़ है, अब ध्यान से सुने। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये डायगोनल के एलिमेंट तो चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट सिमेट्रिक में 2 तरह के होते हैं, डायगोनल और नॉन डायगोनल। डायगोनल और नॉन डायगोनल ये तो फिक्स हो गए, आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव है तो ये तो फिक्स हो गए, इनका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चूज़ कर ही नहीं सकते कि आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे 1 1 नहीं लेना तो नहीं लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। सारे के सारे एलिमेंट आपको डायगोनल के लेने ही पड़ेंगे, तो इसका तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि सबको ले लो बस। अब नॉन डायगोनल में कितने 2n² माइनस n/2 क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है, ये आएगा तो ये तो आएगा, इसको तो आप काउंट ही मत करो, गिनो ही मत कि ये एलिमेंट है भी, सिर्फ यही मान लो कि यही एलिमेंट है। और ये कितने हैं टोटल n² है, उसमें से डायगोनल वाले n माइनस हो गए, बाकी बचे हुए उसको हाफ कर दो तो n² माइनस n/2 ये हो गए। तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 एक तरीका हुआ, ये हुआ 2n² माइनस n/2, टोटल हुआ। देखो आप लोगों को पता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना था 2n² माइनस n। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना हुआ 2n² प्लस n/2। ये था टोटल सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कितना बताया आपको। देखो रिफ्लेक्सिव में डायगोनल के लिए तो 2n है, वो आपके पास एक ही तरीका है, 2n आप नहीं गिन सकते क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट रिफ्लेक्सिव लेना तो एक ही तरीका हुआ। और नॉन डायगोनल वाले आपको मिलेंगे 2n² माइनस n/2। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कितने हुए 2n² माइनस n/2। ये कितने हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन ये हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्लेक्सिव डायगोनल वाले तो आपको सारे के सारे लेने, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, उसका एक ही तरीका। नॉन डायगोनल वाले इतने तरीके, सिमेट्रिक है तो हाफ करेंगे, या तो ऊपर वाले लेंगे या नीचे वाले, दोनों में से कोई एक, दूसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आ गया, इनका प्रोडक्ट किया तो ये मिल गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आप लोगों ने जैसे हम लोगों ने कल पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन A to B डिफाइन है, कोई रिलेशन A to B डिफाइन है और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है,
तीनों रिलेशन है, तो इस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए रिलेशन is reflexive, symmetric and transitive, अगर तीनों ही है then it is called an equivalence relation। अब देखें कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट के इक्विवेलेंस रिलेशन का, ए रिलेशन डिफाइन ऑन n नेचुरल नंबर वेयर x रिलेटेड टू y होगा अगर x इक्वल टू y है। x रिलेटेड टू y कब होगा? अगर x इक्वल टू y है। अब देखिए रिलेशन क्या है x और y दोनों का, कि अगर दोनों इक्वल है दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर है। अब देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी नेचुरल नंबर खुद के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या a अगर कोई नेचुरल नंबर है तो a इक्वल टू a होगा, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा है तो क्या a, बिलोंग्स टू r होगा, इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा a, क्योंकि a और a इक्वल भी होता है, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने खुद के इक्वल होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम अगर लेट करते हैं कि a है वो b के इक्वल है, a कोई नेचुरल नंबर और b कोई नेचुरल नंबर और a b के इक्वल है, तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि b है वो भी a के इक्वल होगा? इसका मतलब है इफ a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a है वो b के इक्वल है तो b है वो a के इक्वल हो जाएगा, मतलब b, a बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब तीसरी चीज देखें ट्रांजिटिव के लिए, अगर a, b बिलोंग्स टू r है एंड b, c बिलोंग्स टू r है, मतलब आपको ये गिवन है कि a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, तो a इक्वल टू c तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, a इक्वल टू c हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a, c बिलोंग्स टू r, तो a b बिलोंग्स टू r है, b c बिलोंग्स टू r है और हमें मिल गया a c बिलोंग्स टू r, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, तो क्या ये इक्विवेलेंस हुआ? बिल्कुल। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का। ए रिलेशन डिफाइंड ऑन a set of parallel lines in a plane, एक रिलेशन है किस पे डिफाइन हो रहा है? सेट ऑफ पैरेलल लाइन पे। और रिलेशन क्या है? a रिलेटेड टू b होगा जब a इज पैरेलल टू b है। अब देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन a है वो खुद के पैरेलल होती है, a इज पैरेलल टू a? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो कोइंसिडेंस लाइन का अस्तित्व नहीं होता, कोइंसिडेंस लाइन होती ही नहीं। कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है? एक लाइन है वो खुद के ऊपर ही आ जाती है, दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऊपर, तो कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है ना। ठीक वैसे ही क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है तो a इज पैरेलल टू a, तो a रिलेटेड टू a हुई तो a, a बिलोंग्स टू r हुई। अगर a, a बिलोंग्स टू r है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि a इज रिलेटेड टू b है, मतलब a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है a है वो b के पैरेलल है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि b भी a के पैरेलल होगी? तो b, a बिलोंग्स टू r हो गया, तो क्या हो गया? a, b बिलोंग्स टू r है और b, a बिलोंग्स टू r हो गया, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। अब सुने, a है वो पैरेलल टू b है एंड b इज पैरेलल टू c है, तो a इज पैरेलल टू c हो जाएगी। जैसे a एक लाइन है वो पैरेलल है b के और b पैरेलल c के, तो a और c पैरेलल होंगे, तो a, c बिलोंग्स टू r हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये रिलेशन कैसा हुआ? ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
नेक्स्ट थर्ड देखें। थर्ड में क्या गिवन है, relation defined on the set of integers I where x related to y. This implies that x minus y is an even integer. ये कह रहा है x है वो y के साथ रिलेशन में कब होगा, जब इन दोनों का डिफरेंस है वो इवन होगा। अब सुने, क्या मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस एक्स, अगर x को इंटीजर है तो x माइनस एक्स दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। हर एलिमेंट को उसी में एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें उसी एलिमेंट को तो जीरो मिले, क्या जीरो इवन इंटीजर है? बिल्कुल होता है। तो x रिलेटेड टू x हुआ क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, इवन इंटीजर। यही बोल रहा है कि अगर दोनों एलिमेंट का डिफरेंस है वो इवन इंटीजर है तो दोनों रिलेशन में होते हैं, तो x रिलेटेड टू y x होगा क्योंकि x माइनस एक्स इवन इंटीजर है। x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? बिल्कुल। अब देखिए x रिलेटेड टू y है मतलब x माइनस वाई इवन इंटीजर है, तो क्या y माइनस एक्स भी इवन इंटीजर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे बोल दो 4 माइनस 2 होता है तो 2 माइनस 4 भी तो माइनस 2 होगा, वो भी तो इवन इंटीजर है, चाहे साइन चेंज हो जाता है। तो x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x हो जाएगा, x कॉमा y बिलोंग्स टू r है तो y कॉमा x बिलोंग्स टू r है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब सुने, x माइनस वाई इक्वल टू इवन इंटीजर है और y माइनस जेड इक्वल टू इवन इंटीजर है। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ये आ जाएगा x माइनस जेड। और दो इवन इंटीजर का सम भी इवन इंटीजर होता है, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r मिल जाएगा आपको, वो भी इवन इंटीजर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन नोट करें, ये कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, अभी अगर कुछ रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और आपसे पूछा जाए, कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो आपको पूछा जाए कि कौन सा इक्विवेलेंस होगा कौन सा नहीं होगा, तो कैसे पता करते हैं उसको देखें। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन गिवन है आपको, लेट a इक्वल टू 1 2 3 find from the following relations on A is an equivalence relation. सेट ए पे कुछ रिलेशन डिफाइन है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, आपको बताना है इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस होगा कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट है R1, वो है 1 1 2 2 एंड 3 3। 1 1 2 2 2 3 और 3 2 है, 2 3 और 3 2 है। R2 है, वो क्या होता है 1 1 2 2 3 3 1 3 और 3 2 है। और थर्ड है आपका R3 है, वो 1 1 2 2 3 3, एक और एलिमेंट 1 2 2 1, एक और एलिमेंट 2 3 एंड 3 2। आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन सा नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट आपका फर्स्ट रिलेशन है R1। अब देखिए इसमें क्या R1 के अंदर A के जितने एलिमेंट है सब एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है,
1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है? नहीं है। R1 is not reflexive relation, not reflexive relation. क्यों? Because of 3, 3 belongs to A, but 3, 3 does not belongs to R1. So अगर R1 है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है but not belongs to R1, therefore R1 is not equivalence relation. क्या ये कहानी समझ आई आपको? R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन चाहिए। यहाँ पे 3, 3 नहीं है। अब आपसे अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए, इक्विवेलेंस तो नहीं है, आपने रिफ्लेक्सिव चेक करके देख लिया, अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? देखो, आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अब इसमें देखिए 1, 1, 2, 2, ये तो सिमेट्रिक से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए 2, 3 है, 3, 2 है, हाँ है। A, B और B, A भी है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। अगर ट्रांजिटिविटी पूछी जाए तो ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव के अंदर आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांजिटिव होता ही होता है। AB और BC देखना आपको, AB है और BC है तो AC होना चाहिए। ये रहा AB 2, 3। आपको चेक क्या करना है? ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे जितने एलिमेंट में सब जगह फर्स्ट प्लेस पे कहाँ है? यहीं पे है। अगर ये सेकंड फर्स्ट प्लेस पे है तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, उन दोनों का रिलेशन होना चाहिए। AB है, BC है तो AC होना चाहिए। 2, 2, ये रहा 2, 2, तो ये ट्रांजिटिव भी है। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट R2 चेक करते हैं। R2 देखिए, क्या R2 एक रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। तो सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि A बिलोंग्स टू R2 है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। अब ये क्या चीज आ गई, आप इसको समझो। A बिलोंग्स टू A का मतलब इस सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल सभी एलिमेंट्स के लिए A जो है वो R2 के अंदर है। सभी एलिमेंट्स के लिए खुद के साथ रिलेशन R2 के अंदर है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं। R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ 1, 3 बिलोंग्स टू R2 बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ R2, therefore R2 is not an equivalence relation। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिविटी आप चेक करो चाहे नहीं करो, वो नॉट इक्विवेलेंस आ जाएगा। देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं। जैसे मैं देखता हूँ इन तीनों के लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखें AB, इसका ये सेकंड एलिमेंट और कहाँ का फर्स्ट, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ फर्स्ट है, तो 1, 2 चाहिए, 1, 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, इक्विवेलेंस नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वन चेक करते हैं। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। बाकी देखने से पहले ही लिख दे कि रिफ्लेक्सिव है, तो R3 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्योंकि A बिलोंग्स टू R3 है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के हर एलिमेंट के लिए A, R3 के अंदर है। देयरफॉर R3 इज रिफ्लेक्सिव। एंड ये देखिए 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R3 है, और 2, 3 बिलोंग्स टू R3 है, एंड 3, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R3। therefore R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी के अंदर इन तीनों से हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ,
1 2, ये 2 वाला, ये फर्स्ट कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, यहाँ पे है, तो इन दोनों का रिलेशन चाहिए 1 1, वो ये रहा, इसके लिए तो ट्रांजिटिव होगा। इन दोनों में देखें, ये 2 है, ये 2 है, तो इन दोनों का रिलेशन 1 3 है, नहीं है। अगर एक भी मिल गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है सबके लिए, क्योंकि हम ये काम सबके लिए करते हैं। ध्यान देना, ट्रांजिटिविटी चेक करना है तो जो ए वाले हैं उनको तो छोड़ दो, उनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जो दोनों अलग अलग है उसमें सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कहीं पे फर्स्ट पे बैठा हुआ है, अगर कहीं पे भी फर्स्ट पे मिल जाए तो उसका सेकंड और इसका फर्स्ट, उनका रिलेशन होना चाहिए। एक का हो गया, फिर दूसरे का चेक करते हैं। ये 1 है, कहीं पे फर्स्ट पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये 1 यहाँ बैठा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का होना चाहिए, वो है। इसमें गए, इसमें सेकंड कहीं पे बैठा हुआ फर्स्ट पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इन दोनों का 2 2 वो है। इस पे गए, सेकंड 2 कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 3 3 का रिलेशन है। सिर्फ इसके लिए नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू R3 एंड 2 3 बिलोंग्स टू R3, बट 1 3 does not belongs to R3, therefore R3 is not transitive relation, not transitive relation, ये transitive नहीं है, therefore R3 is not equivalence relation। तो समझ में आया आपको? इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए तीनों चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे गए, रिफ्लेक्सिव अगर है तो सिमेट्रिक पे जाएंगे, सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव पे जाएंगे, और ट्रांजिटिव पे है तो इक्विवेलेंस होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लें। चलिए देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन ये दे रखा है, लेट f such that x tends to y be a function define a relation R on X given by R equal to a comma b such that f of a equal to f of b. Examine if R is an equivalence relation। आपसे ये पूछा है कि R क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो, अब हम आते हैं उन चीज़ों पे जो आप लोग ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें पता तो होता है कई बार कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, उनको किस तरह से लिख पाए हम बोर्ड में, तो वो बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले जो आपके पास चीज़ है उसको लिखो, वी हैव, क्या है अपने पास, R इक्वल टू डेफिनेशन a कॉमा b सच दैट f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू x। a और b दोनों किसके एलिमेंट है, x के, और इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट है वो रिलेशन में होते हैं। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा वो चेक करते हैं। सबसे पहले लेट a बिलोंग्स टू x, a वो x का एलिमेंट है, तो इस a पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी और इसी a पे फंक्शन की वैल्यू क्या दोनों इक्वल होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 1, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, तो 1 पे कितनी वैल्यू, 2 इंटू 1 प्लस 1 3। फिर से पूछता हूँ फिर 1 पे कितनी वैल्यू, बोले 3। दोनों एलिमेंट इक्वल है तो दोनों पे वैल्यू भी इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a रिलेटेड टू a, अगर a रिलेटेड टू a है दिस इम्प्लाई दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r है तो r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों है रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
क्योंकि हर एलिमेंट का खुद के साथ इसमें रिलेशन है, हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हर एलिमेंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी उसी एलिमेंट पे, अगर आप 2 बार फाइंड कर रहे हो तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट देखें सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है, हम लोग लेट करते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R है, मतलब A और B दोनों रिलेशन में हैं, ये हमने पहले ही लेट कर लिया। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कि f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B होगा। भाई रिलेशन यही कह रहा है ना कि दो एलिमेंट रिलेशन में कब होंगे, जब उस दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। हम ये मान के चलते हैं कि A और B दोनों रिलेशन में है, तो f A पे फंक्शन की वैल्यू B पे फंक्शन की वैल्यू की इक्वल होगी। तो ये क्या बोल रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है कि f ऑफ B है वो f ऑफ A के इक्वल होगा। बिल्कुल, A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A होता है, कम्यूटेटिव। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B, A बिलोंग्स टू R होगा। अगर B, A बिलोंग्स टू R है तो क्या ये जो फंक्शन है, सॉरी ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। हम लोग ये मान के चलते हैं, हमने लेट किया, लेट A, B एंड B, C बिलोंग्स टू R है। A, B और B, C दोनों R रिलेशन में है, A B के साथ रिलेशन में है, B C के साथ रिलेशन में है। ये रिलेशन में कब होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये बताती है A B के साथ रिलेशन में कब होगा, जब f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B होगा। और B C के साथ रिलेशन में कब होगा, जब f ऑफ B इक्वल टू f ऑफ C होगा। तो इन दोनों से हमें क्या मिलने वाला है, f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B एंड f ऑफ B इक्वल टू f ऑफ C, देन f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ C मिल जाएगा, f ऑफ C मिल जाएगा। अगर f ऑफ A और f ऑफ C इक्वल है, f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ C, तो A, C बिलोंग्स टू R हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A, C बिलोंग्स टू R, देन R इज ट्रांजिटिव, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखना है, समझ आ गया? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जिस सेट से ये डिफाइन हो रहा है रिलेशन, उस सेट का एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट के लिए A, बिलोंग्स टू R, A का A के साथ रिलेशन है, ये प्रूव कर दो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में आप ये लेट करके चलो, मान के चलोगे A, B है वो बिलोंग्स टू R है, मतलब A का B के साथ रिलेशन है। अब आप उसकी डेफिनेशन से ये प्रूव करके बता दो कि B है वो रिलेटेड टू A है, मतलब B, A बिलोंग्स टू R है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर आप ये लेट करके चलो, मान के चलो कि एक B के साथ रिलेशन है और B का C के साथ रिलेशन है, मतलब A, B बिलोंग्स टू R है और B, C भी बिलोंग्स टू R है। अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू आप लोग ये प्रूव करके बता दो कि A और C है वो बिलोंग्स टू R है, मतलब A का C के साथ रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, देन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कैसे करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट इंटीजर m बी related to another integer and if and only if m is multiple of n, show that this relation is not an equivalence relation, is not an equivalence relation। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो जो भी हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। उनको क्या गिवन है,
we have m related to n. कब m n से रिलेटेड कब होगा? जब m इज मल्टीपल ऑफ n, मतलब m बाय n इक्वल टू k. m क्या है? मल्टीपल ऑफ n. n का मल्टीपल है तो m बाय n क्या हो जाएगा? k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू. जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 है वो 2 का मल्टीपल है, 8 है वो 2 का मल्टीपल है, 16 है वो 2 का मल्टीपल है, 20 वो 2 का मल्टीपल है, सारे 2 के मल्टीपल है. जब आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू मिलेगी. ये इंटीजर वैल्यू मिल गई. और m और n वो भी इंटीजर है. m n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमको गिवन है. अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं m बिलोंग्स टू इंटीजर. m है कोई इंटीजर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m बाय m इक्वल टू 1 आएगा? m बाय m इक्वल टू 1 आ जाएगा. और 1 क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर. 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये यही तो कह रहा है कि m बाय n अगर इंटीजर आता है तो m और n रिलेशन में होता है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट m इज रिलेटेड टू m और m m बिलोंग्स टू r. m बिलोंग्स टू r है तो r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या ये समझ में आया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक. क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन बनता है? सिमेट्रिक रिलेशन, आपको आइडिया है सिमेट्रिक में क्या करना होता है? हमें ये मान के चलना होता है कि m n बिलोंग्स टू r है. ये हमें मान के चलना पड़ता है. ये हमें लेट करना पड़ता है. लेट m n बिलोंग्स टू r है. इसका मतलब है कि इन्होंने ये कहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि m n बिलोंग्स इक्वल टू k आएगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर ये इंटीजर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि n अपॉन m इक्वल टू 1 बाय k आएगा. n अपॉन m इक्वल टू 1 बाय k आएगा. और 1 बाय k कभी भी बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं होता है. जैसे 2, 3, 4 इंटीजर, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 कभी इंटीजर नहीं होते. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि n नॉट रिलेटेड टू m, मतलब n m डज नॉट बिलोंग्स टू r. और इसका मतलब ये हुआ कि m n बिलोंग्स टू तो r है, m n बिलोंग्स टू तो r है, बट n m डज नॉट बिलोंग्स टू r. therefore r is not symmetric relation. और अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा. Therefore, R is not equivalence relation. समझ आया? देखो क्वेश्चन में सीधे से गिवन है कि m है वो मल्टीपल ऑफ n है. m भी इंटीजर, दूसरा n भी इंटीजर. m n का मल्टीपल है, मतलब m को n से डिवाइड करूंगा तो कुछ न कुछ इंटीजर क्वांटिटी मिलेगी. ठीक है. अब हमने क्या किया, एक इंटीजर ले लिया m, उसको उससे डिवाइड किया तो 1 मिला, और वो तो इंटीजर होता है, मतलब वो एलिमेंट इसके साथ रिलेशन है. एलिमेंट m खुद के साथ रिलेशन में होगा क्योंकि इसके डिवीजन से हमें 1 मिलता है, तो m बिलोंग्स टू r हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ. अब हमने ये मान के चला कि m n बिलोंग्स टू r है, मतलब m है वो n के साथ रिलेशन है, तो m को m से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ इंटीजर क्वांटिटी मिलेगी. लेकिन जैसे इसका रेसिप्रोकल किया n अपॉन m तो 1 बाय k हुआ, जो कि इंटीजर होता ही नहीं है. तो n है वो r के साथ रिलेशन में नहीं है. n n बिलोंग्स टू r नहीं है, मतलब m n तो है बट n m नहीं है. ये वैसा ही हुआ, a b बिलोंग्स टू r है बट b डज नॉट बिलोंग्स टू r. तो ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है. इसको नोट करें एक बार. अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है, लेट m be a fixed positive integer. Fixed positive integer, two integer
two integer a and b are said to be congruent modulo m, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m का मतलब a कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, इसका मतलब होता है if m divides a minus b, तब आपको बताना क्या है, then show that the relation of congruent modulo m is an equivalence relation। ये आपको प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m, इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी अगर m से डिवाइड है तो वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m कहलाता है रिलेशन। चलिए अब अपने पास इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वी हैव क्या क्या है अपने पास, लेट r डिनोट, जो रिलेशन है वो कैसे किसी को डिनोट तो करेगा, तो वो लिख लेते हैं r डिनोट द रिलेशन congruent modulo m, therefore a related to b होगा, कब होगा, if and only if a related to b कब होगा, जब a congruent modulo m होगा, where a कॉमा b बिलोंग्स टू z। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाय m होना चाहिए। मतलब a है वो b से कब रिलेशन में होगा, जब a माइनस बी है वो m से डिवाइड हो जाए। चले, और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, हम लोग ये मान के चलते हैं, हमने लेट किया कि a बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने लेट किया कि a कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a माइनस a इक्वल टू 0 विच इज डिवाइडेड बाय m, जिसको m डिवाइड कर सकता है। अगर a माइनस a को m डिवाइड कर सकता है तो a है वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो a हो जाएगा, तो a रिलेटेड टू a हो जाएगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, एक रिलेशन ऐसा है a और b दोनों रिलेशन में कब होंगे, जब इन दोनों के डिफरेंस को m है वो कोई डिवाइड कर पाए, m जो है वो क्या हो जाए, इससे डिवाइड कर पाए। अब a माइनस ए 0 है, 0 को तो कोई भी डिवाइड कर सकता है, तो a और दोनों रिलेशन में होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a मॉड m मतलब m डिवाइड्स a माइनस ए, m है वो a माइनस ए को डिवाइड करता है। अगर करता है तो a रिलेटेड टू a, इट मीन्स a कॉमा a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। a कॉमा a रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होगा क्योंकि a माइनस a को डिवाइड करता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। इस रिलेशन के लिए हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या बताया हुआ है, आप ये मान के चलोगे कि a कॉमा बिलोंग्स टू r है, a कॉमा b, मतलब a है वो b के साथ रिलेशन में है। मतलब लेट किया हमने कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि a कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m है। मतलब ये कहने का मतलब a माइनस बी डिवाइडेड बाय m है। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ इंटीजर मिलेगा। तो अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाय m है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए भी डिवाइडेड बाय m होगा। इससे भी मुझे कुछ इंटीजर मिलेगा। अगर इससे कुछ इंटीजर मिल रहा है k, तो इससे भी मुझे
इंटीजर मिलेगा माइनस के। अगर ये बिलोंग्स टू इंटीजर है तो क्या ये बिलोंग्स टू भी इंटीजर होगा? दैट्स वाई बोल सकता हो कि B कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो A mod M, इसका मतलब B इज रिलेटेड टू A, देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। तो हम बोल सकते हैं कि therefore R is symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन क्यों है? क्योंकि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू भी R है। A माइनस B को अगर M डिवाइड कर सकता है तो B माइनस A को भी डिवाइड कर सकता है। चलिए आप लोग ये नोट करें ट्रांजिटिविटी को। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन रिलेशन से लेकर बन सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के, ये फेवरेट टॉपिक है बोर्ड वालों का और इससे पूछेंगे ही पूछेंगे। और तो इसमें क्या पूछेंगे, देखिए आपसे जो मेन पूछा जाएगा, जेई की बात करें तो जेई के लिए तो फंक्शन पड़ा हुआ है। फंक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जेई के लिए तो वहाँ भरमार है। लेकिन जो बोर्ड वाले हैं जो रिलेशन से पूछते हैं वो यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन से। और एक और टॉपिक है इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास, जो आपके लगभग एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है लेकिन गुजरात बोर्ड में पहले पूछा जाता, उसके थ्रू एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा नहीं लेकिन इतना कि अगर पूछा जाए एमसीक्यू के फॉर्म में तो आप उसका आंसर दे सको। अब देखिए इसका ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के अंदर हमको क्या लेट करके चलना होता है, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। मतलब आप लोग ने ये लेट किया है कि A माइनस B डिवाइडेड बाय M करूँगा तो मुझे कुछ K मिलेगा, वेर K बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड B माइनस C बाय M करूँगा तो मुझे कुछ म्यू मिलेगा, फिर म्यू बिलोंग्स टू I होगा। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि A माइनस B प्लस B माइनस C करता हूँ और डिवाइडेड बाय M करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, K प्लस म्यू बिलोंग्स टू K इंटीजर म्यू इंटीजर, तो बिलोंग्स टू दोनों का सम इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये होगा तो क्या ये ऐसा बन सकता है A माइनस C बाय M इक्वल टू K प्लस म्यू। एक तीसरा नाम दे देता हूँ R, क्या वो भी इंटीजर होगा? दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है। तो A माइनस C को M डिवाइड कर रहा है तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो C M होता है, मतलब A रिलेटेड टू C है। तो A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि R therefore R is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन। जितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड लेवल की जितनी भी बुक्स है, प्रदीप हो या जो भी सॉल्व कर रहे हो, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कोशिश करेंगे लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस करें ताकि आपके कम से कम डाउट आए। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें इसके अंदर जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं रिलेशन के अंदर, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन और इक्विवेलेंस क्लास। तो कल लगभग आधे घंटे में या पौन घंटे में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और टॉपिक रिलेशन, फिर हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन अपने आप में वाइड चैप्टर है। चले नेक्स्ट है, शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट show that the relation R on the set A 1, 2, 3, 4 and 5 given by R equal to A comma B, R equal to A comma B such that
a minus b is even where a comma b belongs to a minus b is an ये आ गया a minus b is an even is an equivalence relation show that all the elements all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 2,4 are related to each other and no element of 135 is related to 2,4 to any element of 2,4। अभी क्या चीज़ है क्या नहीं है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइन और ये 8 ये 7 चले देखिए एलिमेंट ऑफ 2,4। सबसे पहले तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। वी हैव आर रिलेशन क्या है a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी मॉडुलस इज एन इवन where a comma b belongs to a और a है आपके पास 1 2 3 4 and 5 ये हमको गिवन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, जिस सेट में डिफाइन है उस सेट का एक एलिमेंट ले लो और डेफिनेशन के थ्रू ये बता दो कि वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। तो मैं बोल देता हूँ कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A है, देन A माइनस A का मॉड्यूलस इक्वल टू 0 होता है विच इज एन इवन इंटीजर। क्या 0 इवन इंटीजर है? 0 इवन इंटीजर तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि A है वो रिलेटेड है टू A है, इट मीन्स A बिलोंग्स टू R है, तो क्या R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं आपको बताया, सिमेट्रिक में हमको लेट करके चलना है कि A B बिलोंग्स टू R है, मतलब ये मान के चलते हैं कि A है वो B के साथ रिलेटेड है, A और B का रिलेशन है। अगर ये मान के चला मतलब आप ये मान के चल रहा है कि A माइनस B का मॉडुलस है वो इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर का मतलब आपने ये मान लिया कि ये 2m है वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। जब किसी भी इंटीजर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2m आएगा। अगर a माइनस बी 2m है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b माइनस ए भी तो 2m होगा। 2m मतलब इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर है। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है कि b रिलेटेड टू a होगा? दिस इम्प्लाइज दैट b रिलेटेड टू a एंड b रिलेटेड टू a है,
तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? क्यों है? A कॉमा B बिलोंग्स टू A है, R है, तो B कॉमा A बिलोंग्स टू B R हो गया, तो सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के अंदर देखिए, हम लोग ये लेट करके चलते हैं कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R है, ये हमने लेट किया। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या बोलता है कि A माइनस B जो है वो 2m होगा वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इवन इंटीजर, और B माइनस C है वो भी क्या होगा? 2n होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इवन इंटीजर। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि A माइनस बी प्लस B माइनस C का मॉडुलस वो भी इक्वल टू A माइनस C? क्या ये 2m प्लस n इवन इंटीजर होगा? इवन इंटीजर। क्या A माइनस C भी इवन इंटीजर है? तो क्या बोल सकता हूँ कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R होगा। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, B कॉमा C बिलोंग्स टू R है और A कॉमा C बिलोंग्स टू B R है, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, तो ये रिलेशन कैसा हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन। आप नोट करें, ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे जो लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने ये प्रूव कर दिया कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखें 135, ये जो सेट है, लेट सेट B एक सेट है 135। अब इसमें से आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, इसका सबसेट बनाओ, कोई भी दो एलिमेंट ले, कोई भी 1 3 ले लो, 1 5 ले लो, 3 5 ले लो, 1 1 ले लो, 3 3 ले लो, 5 5 ले लो। क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे? क्यों? 1 1 का डिफरेंस 0 इवन इंटीजर, 3 3 का 5 5 का रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 3 का इवन डिफरेंस, 3 1 का इवन हो गया, 1 5 का 5 1 का, 3 5 का 5 3 का, दोनों का डिफरेंस कैसा है? इवन इंटीजर है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। अब देखें, लेट किया C, नया सेट है 4। अब इसमें देखिए, आपने कोई भी दो एलिमेंट निकालो यहाँ से, 2 2 निकाले, 2 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0 इवन इंटीजर, 2 4 दोनों का डिफरेंस इवन इंटीजर, 4 2 दोनों का डिफरेंस इवन इंटीजर। क्या इस सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट निकाल के बता सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? क्या आप इस एलिमेंट्स में, सेट में से कोई भी दो एलिमेंट निकाल के बता सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? लेकिन क्या आप एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका निकाल के बता सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? नहीं होगा। 1 का इन दोनों में से कोई भी इसके साथ डिफरेंस करो, कभी इवन नहीं आएगा। 3 का इनमें से किसी के साथ भी डिफरेंस करो, इवन नहीं आएगा। 5 का नहीं आएगा। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट है, इसमें से ये सेट जो सेट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा इस डेफिनेशन के लिए, ये भी बनाएगा, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना के ये वाला रिलेशन नहीं बना सकता, ये वाला लिखा हुआ। और यही इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टॉपिक है अपना इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास यही बोलता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कोई सेट A है, उस पर कोई रिलेशन डिफाइन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस सेट को आप ऐसे पार्टीशन कर दो इस सेट के कि हर सेट के लिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। 2 सेट कर दिए, आप चाहो 3 4 कितने भी करो, और हर सेट के लिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन है वो इसके लिए भी इक्विवेलेंस होगा, इसके लिए भी, लेकिन इन दोनों में, दोनों के एक साथ एक एलिमेंट इसका और इसका कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनाएंगे। ये इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है। और इन दोनों का सम है, यूनियन है, वो A आना चाहिए, और इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको ये बता दिया मैंने, इस क्वेश्चन के जरिए ये बता दिया कि इसके लिए ये जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसका एक पार्ट किया, सबसेट निकाला, इसके लिए भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके लिए भी है, लेकिन इसका कोई एलिमेंट और इसका कोई एलिमेंट इस रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिलेटेड नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेना, सारी चीज़ें बाद में याद नहीं रहेगी, और यही पूछा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास।
आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कल अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा रिलेशन वाला। कल हम लोग ज्योमेट्री वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन रिलेशन के ज्योमेट्री वाले और इक्विवेलेंस क्लास। फिर परसों से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जेई में भरमार क्वेश्चन पड़े हुए और बोर्ड में भी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि a कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेशन में कब होगा, जब a प्लस डी होगा, मतलब ये फर्स्ट और इसका लास्ट और इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इन दोनों का सम इक्वल हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ये हमें प्रूव करना है और किस पे डिफाइन है, ये n क्रॉस n पे। तो जो हमको गिवन है सबसे पहले तो वो लिखते हैं वी हैव a कॉमा बी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी if and only if a plus d equal to b plus c for n क्रॉस n नेचुरल नंबर के लिए है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लेट किया कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n है। अब देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी है वो a प्लस बी के इक्वल होगा, होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट क्या ये इक्वल है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट a प्लस बी आया, और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट b प्लस a, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और ए बी दोनों एक के साथ रिलेटेड में है, ए बी कॉमा ए बी रिलेशन में है, इस रिलेशन से ए बी और सी डी की जगह मैंने फिर क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ए बी और ए बी, और फिर देखा कि इसका फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट, इसका सेकंड और फर्स्ट, दोनों का सम देखा तो वो तो इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, hence therefore R is reflexive relation, reflexive relation। क्या ये समझ आया? बिल्कुल, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि AB और CD ये रिलेशन में कब होंगे, ध्यान देना, यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। पहले क्या होता था, ये एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे ऑर्डर पेयर का रिलेशन है, एक ऑर्डर पेयर दूसरा ऑर्डर पेयर, ये दोनों रिलेशन में कब होते हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट का सम, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, इसका सम है वो इक्वल आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लेट किया एक ऑर्डर पेयर n क्रॉस n का, और इसको ऐसे लिखा a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, होता ही है। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट दोनों देखा तो इक्वल आ रहा है, मतलब a कॉमा बी और a कॉमा बी ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में होंगे, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक में क्या होगा, हम ये लेट करके चलते हैं, क्या लेट करके चलते हैं कि a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी है, ये हमने लेट किया है। अब अगर हम ये प्रूव कर जाए कि c कॉमा डी रिलेटेड टू a कॉमा बी है तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर ऐसा हमने लेट किया है, मतलब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट a प्लस डी इक्वल टू ये b प्लस सी होगा। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ c प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये बी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी था, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, ऐसे किया, फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया, बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखें, ये फर्स्ट और ये लास्ट, तो मैंने लिखा c कॉमा डी, सी इधर, हाँ, इनका रिलेशन कब होता है, देखें
ए बी और सी डी का रिलेशन कब होता है? जब ये फर्स्ट और ये लास्ट का सम, ये फर्स्ट और ये लास्ट का सम और ये सेकंड और इसका सम दोनों इक्वल हो। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ध्यान देना, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ऐसा लिख सकता हो क्या? क्यों? ये फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम, और ये सेकंड और फर्स्ट का सम डी प्लस ए, ये दोनों इक्वल है। इसको डी प्लस ए लिख देता हूँ, डी प्लस ए। क्या ये कुछ समझ आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लेट किया कि ये एक ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों रिलेशन में है, तो इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और इसका सेकंड का सम, इसका सेकंड इसका फर्स्ट का सम इक्वल होगा। यही तो रिलेशन की डेफिनेशन है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। अब देखिए, अब मैंने बोला कि ये सी डी और ए बी ये भी रिलेशन में होंगे। क्यों होंगे? ये रिलेशन में कब होते हैं? जब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और इसका लास्ट का सम, इसका लास्ट इसका सम इक्वल आना चाहिए, और वो तो आ गया है अपने पास, हमने लिया इसको। जब ये आ गया है तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन है। लास्ट ट्रांजिटिव देखिए, लास्ट ट्रांजिटिव हम ये लेट करके चलेंगे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ है। तो हमें प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ऐसा प्रूव कर जाते हैं तो अपना काम बन गया। बन गया, क्या बन गया? ट्रांजिटिव हो गया। अगर ऐसा है तो रिलेशन की डेफिनेशन से फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस डी सेकंड और फर्स्ट के सम के इक्वल होगा बी प्लस सी के। दूसरा, फर्स्ट और लास्ट सी प्लस एफ, सी प्लस एफ वो इक्वल होगा डी प्लस ई के इक्वल टू डी प्लस ई, डी प्लस ई। अब मैं बोलता हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों का प्लस कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या मिलेगा? देखिए, ये ए प्लस डी आया इधर, उधर का आएगा सी प्लस एफ, राइट हैंड साइड में बी प्लस सी, और उधर का आएगा डी प्लस ई। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये डी से डी कैंसिल हुआ, ये सी से सी कैंसिल हुआ, इधर बचा ए प्लस एफ इम्प्लाई दैट ए प्लस एफ, और इधर बचा बी प्लस ई, बी प्लस ई, बी प्लस ई। अब देखिए, इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ तो कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, ऐसा क्यों लिख सकता हूँ कि ये रिलेशन में कब हो गए? जब इसका फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस एफ का सम इसके सेकंड और फर्स्ट के सम की इक्वल हो जाए। वो तो आ चुका है अपने पास, हम लोग ले आए। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमने प्रूव कर दिया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। तो ऑर्डर पेयर वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले क्या था, दो एलिमेंट ही थे, एक ही ऑर्डर पेयर था। अब दो ऑर्डर पेयर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ऑर्डर पेयर को उसी के साथ रिलेशन बना देते हैं। सिमेट्री के अंदर दो ऑर्डर पेयर लेट कर लेते हैं ए बी सी डी का, अब सी डी ए बी प्रूव कर लेते हैं। इसके अंदर दो ऑर्डर पेयर लेट कर लेते हैं, ये दो ऑर्डर पेयर और दूसरे दो ऑर्डर पेयर, फिर ये वाला ऑर्डर पेयर और ये वाले ऑर्डर पेयर का हम रिलेशन बना देते हैं, हो गया ट्रांजिटिव। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल।